आम बजट की खबरें विस्तार से। देश के इतिहास में पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने आज देश का बही खाता यानी बजट पेश करने के दौरान कई योजनाओं का ऐलान किया। आधे घंटे तक हम आपको आपके काम लायक बजट समझाएंगे, लेकिन पहले निर्मला सीतारमण के बजट में महिलाओं के लिए क्या था। नारी तू नारायणी। सशक्त होगी नारी तभी मजबूत होगा देश। आधी आबादी का ख्याल रखने का मतलब है आधे देश का ख्याल रखना। इसीलिए पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस देश की परंपरा नारी तू नारायणी की है और इस सरकार का मकसद नारी शक्ति को और सशक्त बनाना है। फैसिलिटेट द रोल ऑफ विमेन। नारी तू नारायणी। We believe, obviously, this country's tradition has been Nari to Narayani. I would like to draw your attention. In India's growth story, particularly in the rural economy, Gramin Arthvyavastha mein, the role of women is a very sweet story. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला की भागीदारी एकदम एक सुनहरा कहानी है। This government wishes to encourage and facilitate the role of women. महिलाएं पाई पाई जोड़कर बैंक में जमा करती हैं, हौसले के दम पर अपना न्यू इंडिया बनाना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए निर्मला सीतारमण के बही खाते से कई सौगातें निकली। महिलाओं के लिए ऐलान किया कि 2025 तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम को जारी रखा जाएगा और जनधन खाता धारक महिलाओं को 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। Has supported and encouraged women entrepreneurship through various schemes such as Mudra, Stand Up India, Self-Help Group Support and so on. In order to further encourage women enterprises, I propose to expand the Women SHG Interest Subvention Program to all districts in India. Furthermore, for every verified woman SHG member having a Jan Dhan account, an overdraft of 5,000 shall be allowed. वित्त मंत्री ने साथ ही ऐलान किया कि महिलाओं के लिए अलग से 1 लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। Again, one woman in every SHG, which is spread all across the country, one woman in every SHG will also be made eligible for a loan up to 1 lakh under the Mudra scheme. जिसे अब बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। इसी को ओवरड्राफ्ट बिल या फिर ओवरड्राफ्ट कहा जा रहा है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद महिलाओं के जनधन खाते खुलवाए गए थे। इसकी सबसे अहम बात यह कि जिस महिला के बैंक खाते में एक भी पैसा ना हो वो उससे तब भी पैसे निकलवा सकती है और इसी की लिमिट थी करीबन 2। दूसरी तरफ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की मुद्रा योजना का लाभ भी इस बार महिलाएं ले सकेंगी। मोदी सरकार कहती रही है कि मुद्रा लोन का इस्तेमाल कर देश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। अब नई सरकार का पहला बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि महिलाएं इस योजना के तहत 1 लाख तक लोन ले सकेंगी। हालांकि ये सुविधा SHG यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए होगी। साथ ही नारी तू नारायणी योजना के तहत एक कमेटी बनाई जाएगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव देगी। नारी तू नारायणी। मोदी सरकार पार्ट 2 के पहले बजट में गांव, गरीब और किसानों पर खासा ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कहा, फिर से दोहराया। खास बात यह है कि इस बार किसानों के साथ साथ ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। आइए देखते हैं बजट में गरीब और किसानों को क्या मिला है। Mahatma Gandhi ji had said, the soul of India lives in its villages. This year, even as we are marking the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, I submit that our government keeps
Antyodaya at the core of all its efforts. At the center of everything that we do, we keep गांव, गरीब और किसान. That our government keeps Antyodaya. अपने पहले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंत्योदय की बात कर ग्रामीण भारत और किसानों के अच्छे दिन लाने की ओर इशारा किया। धरती पुत्र की मुफलिसी दूर करने और अन्नदाता के परिवार का पेट भरने का इरादा जाहिर किया। आजादी की 75वीं सालगिरह तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी दोहराया। लेकिन बजट में गांव, गरीब और किसानों को क्या मिला वो भी जान लीजिए। 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। कृषि से संबंधित ग्रामीण उद्योग में 75,000 नए उद्यमी तैयार करने की योजना भी है। 2019-20 के दौरान 100 नए बांस, शहद और खादी क्लस्टर की स्थापना होगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा। किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग किसानों के लिए भी लागू होगा। जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। जीरो बजट खेती पर ध्यान दिया जाएगा। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों के निर्यात पर जोर रहेगा। साथ ही भारत सरकार किसानों के साथ मिलकर बांस उत्पादन और टिम्बर के जरिए नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन पर भी ध्यान देगी। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाएंगी। अन्नदाता क्यों ऊर्जादाता बना नहीं सकते? अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। Dairying through cooperatives shall also be encouraged by creating infrastructure for cattle feed manufacturing, milk procurement, processing and marketing. सीतारमण ने उज्ज्वला योजना के तहत गांव में मिले एलपीजी कनेक्शन, बिजली की सुविधा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2022 तक सभी गांव के सभी परिवारों को बिजली और एलपीजी गैस की सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक 1,95,00,000 मकान मुहैया कराए जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी। सीतारमण ने कहा कि 2024 तक गांव के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें हर घर में टंकी से पानी पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण aims to achieve the objective of housing for all by 2022. निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने का लक्ष्य पेश किया है। उन्होंने दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले किसानों को बधाई भी दी। Speaker sir, I place my appreciation for our farmers who have made India self-sufficient in pulses. दलहन के रेवोल्यूशन जो हमारे किसान ने किया, पिछले 1.5 साल में किया है, उसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। किसानों ने तो देश को दलहन में आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन अब सरकार की ड्यूटी है कि वो किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाए। और बजट में युवाओं को लेकर क्या था? कई घोषणाएं की गईं। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी वर्ष $30 खरब पर पहुंच जाएगी और युवा भारत की अर्थव्यवस्था 5 साल में $10 खरब हो जाएगी। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि देश की आबादी का 65% युवा है।
खुद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को युवा देश कहते हैं। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश भारत है, जहां के युवाओं की आंखों में सुनहरे सपने हैं और हर सपने को ये अपना बनाने की कुव्वत रखते हैं। इसीलिए बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शायर मंजूर हाशमी का हौसला बढ़ाने वाला शेर पढ़ा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। भारत युवाओं का देश है और यही युवा देश का भविष्य है। तभी तो इन्हें संवारने के लिए बजट बनाने और बढ़ाने पर मोदी सरकार ने जोर दिया। For 5 years back, due to the concentrated efforts and concerted efforts by our institutions to boost their standards and also to project their credentials better, we have now 3 institutions, 2 IITs and IISc Bangalore in the top 200 institutional bracket. This is a window open now thanks to all our efforts. We will continue making concerted efforts to improve the performance of our institutions of higher learning. युवाओं के लिए बजट पढ़ते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े डेटा और रोबोटिक्स जैसे नए क्षेत्रों में युवाओं के कौशल में सुधार लाने की योजना बनाई है। इस योजना से ये सुनिश्चित होगा कि युवाओं को भारत और विदेशों में ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां मिलें। इसके अलावा देश में उच्च शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों के रेगुलेटरी सिस्टम में और सुधार लाया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को केंद्र सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी और विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। An amount of 400 crores has been provided under the head World Class Institutions for the year 2019-20, more than 3 times the revised estimates for the previous year. More than 3 times the revised estimates of the previous year. India has the potential to become a hub of higher education. I therefore propose to start a program, Study in India, that will focus on bringing foreign students to India in our higher educational institutions. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बही खाते को पढ़ते हुए बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी। स्टार्टअप्स के लिए विशेष टीवी चैनल शुरू होगा। खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। टीचिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में ज्ञान स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी के मूल्यों से युवाओं को रूबरू कराने के लिए गांधीपीडिया तैयार किया जाएगा। Gandhipedia, like encyclopedia on Gandhi, a Gandhipedia is also being developed by National Council for Science Museums to sensitize youth and society at large about positive Gandhian values. पीएम मोदी ने इस आम बजट को गरीबों को बल देने वाला और युवाओं को बेहतर कल देने वाला बजट बताया। ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। गरीब को बल, युवा को बेहतर कल, लेकिन आम बजट में मध्यम वर्ग को ज्यादा राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं हुई। हालांकि घर और गाड़ी खरीदने वालों को कुछ राहत मिली, लेकिन ज्यादा कमाई करने वालों को अब और ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। Our taxpayers, who as responsible citizens perform their duty by paying their taxes, it is because of their valuable contribution
that our government is able to work for our collective dream of inclusive and all-round development of our nation. I place my appreciation to the honest taxpayer of India. वित्त मंत्री ने देश के करदाताओं का शुक्रिया अदा तो किया, लेकिन उनके लिए बजट में कोई खास इंतजाम नहीं किया। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बजट गुड न्यूज लेकर नहीं आया। अंतरिम बजट में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को जो टैक्स छूट मिली थी वो इस बार भी बरकरार रखी गई है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों पर पहले की तरह ही टैक्स लगेगा। वर्तमान में 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 10 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कर की दर 30% है। अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है तो वो टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएगा। जो लोग ज्यादा कमाई करते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। 2 से 5 करोड़ रुपए की आय वाले लोगों पर 3% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। वहीं 5 करोड़ रुपए से अधिक आय वालों पर 7% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। Those in the highest income brackets need to contribute more to the nation's development. I therefore propose to enhance the surcharge on individuals having taxable income from 2 crore to 5 crores and 5 crore and above, so that effective tax rates for these two categories will increase by around 3% and 7% respectively. इसके साथ ही अब तक 250 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा एक साल में बैंक खाते से 1 करोड़ से अधिक निकालने पर 2% TDS लगेगा। लेकिन मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट की मरहम लगाई। 45 लाख तक का घर खरीदने पर हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब 3.5 लाख की छूट मिलेगी। Government has already moved the GST Council to lower the GST rate on electric vehicles from 12 to 5%. Also, to make electric vehicle affordable to consumers, our government will provide additional income tax deduction of 1.5 lakhs of rupees on the interest paid on loans taken to purchase electric vehicles. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लिए गए कर्ज पर ब्याज भुगतान में 1.5 लाख रुपए की आयकर छूट भी दी जाएगी। So, affordable housing, which is an aim of this government, for realization of the goal of housing for all and affordable housing, a tax holiday has already been provided on the profits earned by developers of affordable housing. Also, interest paid on housing loans is allowed as a deduction to the extent of 2 lakhs in respect of self-occupied property. In order to provide a further impetus, I propose to allow an additional deduction of up to 1,50,000 rupees for interest paid on loans borrowed up to 31st March 2020, next year, for purchase of affordable house valued up to 45 lakhs. Therefore, a person purchasing an affordable house will now get an enhanced interest deduction up to 3.5 lakhs of rupees. साथ ही अब आप आयकर रिटर्न पैन कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड से भी भर सकेंगे। वित्त मंत्री ने NRI लोगों के लिए भारत आने पर आधार कार्ड देने की बात भी कही। निर्मला सीतारमण ने देश का बही खाता पेश किया तो आम लोगों से जुड़ी कई चीजें महंगी और सस्ती हुई। वैसे भी बजट वाले दिन लोग जानना चाहते हैं कि उनसे जुड़ी कौन सी चीजें महंगी हुई और कौन सी सस्ती। उसके लिए देखिए आप ये रिपोर्ट। जीएसटी के लागू होने से पहले क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, ये हर बजट का आकर्षण हुआ करता था। लेकिन अब ज्यादातर चीजें जीएसटी काउंसिल से तय होती हैं। फिर भी बजट में टैक्स दरों में बदलाव की वजह से कुछ चीजें महंगी या सस्ती हुई हैं। अब आप गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाने जाएंगे तो अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि
सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपए प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद यानी सेस लगा दिया है। सरकार ने महंगी धातुओं पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है, जिससे सोने का आयात अब महंगा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में सोना खरीदना महंगा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का ये बजट अमीरों पर भारी पड़ने वाला है, यानी शौकीन लोगों को ये बजट थोड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि अब सिगरेट, हुक्का और चबाने वाला तंबाकू महंगे हो जाएंगे। काजू, इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्स भी महंगी हो जाएगी। इसके अलावा स्प्लिट एयर कंडीशनर, लाउड स्पीकर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, आयातित किताबें, सीसीटीवी कैमरा, साबुन निर्माण का कच्चा माल, आयातित स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स, न्यूज प्रिंट, अखबारों और पत्रिकाओं के कागज और संगमरमर महंगे हो जाएंगे। बजट आने के पहले से आम लोगों का ध्यान लगा रहता है इस बजट वर्ष में कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पुर्जे, सेटअप बॉक्स, कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल चार्जर सस्ते हो जाएंगे। साबुन, शैम्पू, बालों का तेल, टूथपेस्ट, बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, लैंप, ब्रीफकेस, यात्री बैग, सैनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई के सामान जैसे बर्तन, घर के सामान जैसे गद्दा, बिस्तर के अलावा चश्मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्ता, धूप बत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन भी सस्ता होगा। इसके अलावा रक्षा उपकरण से जुड़े आयात भी सस्ते होंगे। सरकार में बजट अब बही खाता हो चुका है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक दस्तावेजों को सूटकेस के बजाय बही खाते के रूप में लेके पहुंची। अब से हर साल देश की आर्थिक हालात का ब्यौरा बही खाते में दर्ज होगा, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ नाम और रूप बदलकर देश की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है? चेहरे पर मुस्कान लिए देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद पहुंची तो बजट पेश करने से पहले ये चर्चा आम हो गई कि उनके हाथ में लाल रंग से लिपटे कपड़े में क्या है। हाथों में सूटकेस नहीं था, वित्त मंत्री के हाथ में लाल कपड़े में लिपटे दस्तावेज थे। लाल कपड़े पर अशोक स्तंभ अंकित था। दस्तावेजों को लाल कपड़े में लपेटकर धागे से बांधा गया था। निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री होने के नाते सुर्खियों में थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक सालों पुरानी परंपरा को तोड़ने जा रही है। बजट पेश करने पहुंची वित्त मंत्री के हाथों में क्या था, थोड़ी देर में साफ हो गया। देश का बजट अब से बही खाता हो गया, यानी बजट बन गया बही खाता। लाल रंग के कपड़े में लिपटा बही खाता। बही खाते से चलेगी देश की अर्थव्यवस्था। हर साल बही खाते में दर्ज होगा देश का हिसाब किताब। हर साल बही खाते में दर्ज होगा देश का हिसाब किताब। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, इसी शायरी से बजट की शुरुआत की और बही खाते को खोलकर पढ़ने लगी। सदन में पहली बार था जब इस तरह से बजट पेश किया जा रहा था। लाल रंग के कपड़े में लिपटे दस्तावेजों को सीधे तौर पर बही खाता कहा गया, इस यकीन के साथ कि अब देश बदल रहा है, अपनी परंपरा के पहनावे में लौट रहा है। जहां भारत कहीं छूट गया था, उस इंडिया को भारत में मिलाने के लिए निर्मला सीतारमण ने यह पहल की। इस पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक ट्वीट भी किया। हम सालों से देश के वित्त मंत्री को हर साल बजट की कॉपी लाल रंग के सूटकेस में ले जाते हुए देखते आए हैं। वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले सूटकेस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। ये परंपरा 159 साल पुरानी है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने ये परंपरा तोड़ दी है। मोदी है तो मुमकिन है। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2 में भी इस लाइन को सही साबित कर दिया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वह देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी थी। मोदी सरकार 2 में वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी और पहले ही बजट में उन्होंने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। इससे पहले जब जब भी वित्त मंत्री बजट पेश करने आए तो उनके ब्रीफकेस पर सबकी नजर होती थी, लेकिन निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं और ब्रीफकेस वाली इस परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया। वो लाल रंग की मखमली कवर वाली फाइल में बजट लेकर संसद पहुंची
उनका लाल रंग का मखमली कवर वाला बही खाता कैमरों के सामने आते ही वायरल हो गया। पारंपरिक बजट ब्रीफकेस की जगह बहीखाते का इस्तेमाल कर अंग्रेजों द्वारा थोपी गई गुलामी मानसिकता को खत्म करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। जेएनयू में पढ़ी निर्मला सीतारमण ने अपने कई फैसलों से आज तक लोगों को चौंकाया है। अब इस बार संसद के अंदर बहीखाते के इस्तेमाल कर उन्होंने एक नई परंपरा की नींव डाली है। अब ये भी समझना होगा कि बजट और बहीखाता शब्द में अंतर क्या है और ये शब्द कहां से आए हैं। दरअसल बजट शब्द फ्रेंच शब्द बोगोट से आया है, जिसका मतलब ही ब्रीफकेस होता है, जबकि बहीखाते का अंग्रेजी में सीधा अर्थ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है। वैसे भी भारत में जो बजट पेश किया जाता है उसमें सरकार अपने अकाउंट को ही जनता के सामने रखती है। वैसे भी बहीखाते के ऊपर लगा अशोक स्तंभ इस बात की तरफ इशारा करता दिख रहा है कि अब बजट से पश्चिमी सोच को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। बजट का इतिहास 159 साल पुराना है, जब पहली बार ब्रीफकेस में बजट दस्तावेज ले जाए गए थे। लेकिन अब उस परंपरा को निर्मला सीतारमण ने तोड़ा। हालांकि उनसे पहले दो और नेता फाइल में दस्तावेज ले जा चुके हैं, लेकिन बही खाते के जरिए बजट पेश करने का प्रयोग पहला था। वैसे भी मोदी सरकार बजट प्रक्रिया में कई और अहम बदलाव कर चुकी है। बजट से बही खाते तक क्या हैं वो तब्दीलियां, ये रिपोर्ट। मैं विशेष भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का अभिनंदन करना चाहती हूँ। ग्रामीण भारत से लेकर युवा भारत से लेकर महिला लेड डेवलपमेंट के बारे में बजट में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए स्कीम्स प्रस्तुत किए। वी आर वेरी प्राउड एंड निर्मला सीतारामन जी बहुत ही काबिल के साथ उन्होंने जो बात की है, तमिल में भी कुछ बातें की, जो हमारे जो पोइट्री वगैरह है इतना अच्छा उन्होंने सुनाया एंड बजट भी बहुत अच्छा था। वेरी गुड। To the women of India, नारी to नारायणी। हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जब संसद में एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी। इससे पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था, लेकिन उस वक्त उनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था, जबकि निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक पहली वित्त मंत्री। जिन्होंने न्यू इंडिया का विजन सामने रखा। बजट में जो था सो था, लेकिन लाल रंग में लिपटे बही खाते की खूब चर्चा हुई। देश का पहला बजट जब पेश हुआ था, तब से लेकर अब तक सूटकेस वाली परंपरा को निभाया गया। लेकिन निर्मला सीतारमण ने सूटकेस की जगह बही खाते को लाकर भारतीय परंपरा के दर्शन करा दिए। हालांकि इसके पीछे मोदी सरकार का राष्ट्रवादी एजेंडा भी हो सकता है, जिसके सहारे बीजेपी सत्ता में पहुंची है। देखिए, अब बजट का मतलब क्या होता है? बजट ये होता है जैसे हम अपने घरों में भी बजट बनाते हैं कि हमारी कितनी आय है और कितना खर्चा है। इसी तरह से मोदी सरकार ने शायद ये एक आम जनता को समझाने की कोशिश की है कि ये बही खाता है जिसमें सारी जो हमारी इनकम है सरकार की और जो सारे खर्चे हैं उसको हमने पूरा कंसोलिडेट करके एक अकाउंट्स, जो बही खाता अगर हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस तरह का बनाया है ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे, क्योंकि काफी लोग बजट से उतना शायद समझ नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से मोदी सरकार ने उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब आपको अतीत में लेकर चलते हैं, जब आजाद भारत में बजट पहली बार पेश किया गया था। आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री आर.के. शंखमुखम शेट्टी थे। बजट पेश करने के लिए ब्रीफकेस लेकर संसद पहुंचे थे। उनके बाद 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू के बाद यशवंत राणा चौहान, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, यहाँ तक कि बीजेपी सरकार में यशवंत सिन्हा और मोदी सरकार में अरुण जेटली सूटकेस लेकर संसद में बजट पेश करने पहुंचे थे। हालांकि कृष्णामाचारी और मोरारजी देसाई बजट ब्रीफकेस लेकर संसद नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो अपने साथ फाइल लेकर संसद पहुंचे थे। लेकिन पहली बार भारतीय परंपरा में हिसाब किताब रखने वाले बही खाते को बजट के रूप में संसद में पेश करने का काम निर्मला सीतारमण ने किया है। अब इसके पीछे उनकी क्या सोच हो सकती है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ के लिए ये अंग्रेजों की गुलाम सोच से आजादी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने ट्वीट में लिखा है, ये भारत की परंपरा है, ये हमारे लिए पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है। ये कोई बजट नहीं, बल्कि ये बही खाता है।
यानी अब बजट बही खाता हो गया है। 159 साल पुरानी परंपरा टूट गई, जब पहली बार बजट पेश करने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल किया गया था। अगर अतीत में टटोलें तो साल 1860 में ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर चीफ विलियम एवर्ट ग्लैस्टन ने सूटकेस में बजट ले जाने की परंपरा शुरू की थी। विलियम उस वक्त फाइनेंशियल पेपर के एक बंडल को लेदर के एक बैग में लेकर गए थे। तभी से बजट पेश करने के लिए बजट की कॉपी सूटकेस में लेकर जाने की परंपरा शुरू हुई। यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री लाल रंग के सूटकेस में ही बजट की कॉपी लेकर जाया करते थे, जबकि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी लाल सूटकेस लेकर बजट पेश करने पहुंचे थे। जबकि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाथों में ब्राउन सूटकेस था। जबकि इस साल अंतरिम बजट पेश करने वाले कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल लाल ब्रीफकेस के साथ सदन में पहुंचे थे। मेरे को नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। जब निर्मला सीतारमण जी सदन में पहुंची अपने साथ एक लाल पोटली में बजट लेकर, तो उसमें ऐसी फीलिंग आई कि सरकार ने कुछ अच्छा कर रखा है उसके अंदर। तो मेरे को नहीं लगता कि उसके कुछ जो मूल मसौदे हैं उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। जो जैसा बजट बना है वैसे ही आया है। हालांकि मोदी सरकार बजट से जुड़ी कई और परंपराओं को भी तोड़ रहा है। पहले रेल बजट को खत्म किया गया था, इसके बाद बजट को पेश करने की तारीख को बदला और अब ब्रीफकेस में बजट को ले जाने की परंपरा को भी खत्म कर दिया है। इसके अलावा अमूमन बजट को पहले फरवरी महीने के आखिरी कारोबारी दिन में पेश किया जाता था। वो 27 या फिर 28 फरवरी होती थी, लेकिन अब इसे फरवरी की पहली तारीख को पेश किया जाता है। इसके अलावा वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे के बजाय दिन के 11 बजे किया गया था, जबकि रेल बजट आम बजट से एक दिन पहले आता था, लेकिन अब इसे भी केंद्रीय बजट में पूरी तरह से मिला दिया गया है। इस बीच सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या परंपराओं को खत्म करने भर से बजट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जनता का विश्वास जीतने के लिए दस्तावेजों में अच्छी योजनाएं होनी चाहिए, फिर वो दस्तावेज सूटकेस में आए या फिर बही खाते में। मोदी सरकार ने बजट का सूटकेस बही खाते में बदला, तर्क दिया गया। बजट सही मायने में आर्थिक बही खाता है कहा गया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था का नफा नुकसान दर्ज होता है। साथ ही बही खाते को भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ भी बताया गया। आइए आपको बताते हैं आखिर बही खाते का जन्म कहां हुआ और कैसे बही खाता आर्थिक लेन देन के ब्यौरे का एक दस्तावेज बना। निर्मला सीतारमण बही खाता लेकर बजट पेश करने पहुंची, इसलिए बही खाता सुर्खियों में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बजट पेश करने को लेकर बही खाते की उपयोगिता ज्यादा हो गई। दरअसल बही खाता भारतीय कारोबारियों का अहम दस्तावेज है, जिसमें नफा नुकसान, उधार नगद, चीजों की कीमत और उनका उतार चढ़ाव सब लिखा होता है। पौराणिक मान्यता है पहला बही खाता चित्रगुप्त देवता ने तैयार किया था, जिसमें इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त के बही खाते से ही इंसान के स्वर्ग नर्क का मार्ग बनता है। दरअसल भगवान चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ है। वो यमराज के सहयोगी हैं, जो जीव जगत में मौजूद सभी का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के बाद बही खाते को भगवान कुबेर ने भी धन संचय के लेखा जोखा के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए धनतेरस को बही खाते के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता यही है बही खाता शब्द वहीं से प्रचलन में आया। कालांतर में व्यापारियों के लिए कारोबारी संबंधी लेखा जोखा के लिए बही खाता इस्तेमाल किया जाने लगा। शायद भारतीय परंपरा की धरोहर बही खाता की महत्ता को देखते हुए ही निर्मला सीतारमण ने अब बजट को बही खाते में बदल दिया। अब आपको बताते हैं आखिर सालाना बजट तैयार कैसे किया जाता है। दरअसल वार्षिक वित्त रिपोर्ट को आम बजट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में आय व्यय का लेखा जोखा है। बजट बनाने के लिए कई एजेंसी एक साथ मिलकर काम करती है। योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक मंत्रालय के इनपुट से वित्त मंत्रालय बजट का खाका तैयार करता है, जिसमें वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। अलग अलग विभागों के बीच फंड देने को लेकर चर्चा होती है। बजट बनने की प्रक्रिया सामान्य रूप से सितंबर से शुरू हो जाती है। किस विभाग को कितनी रकम मिले, वित्त मंत्रालय इसका ब्लूप्रिंट बनाता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान अन्य मंत्रालयों के साथ बैठक होती है। उसके बाद वित्त मंत्रालय बजट का आखिरी प्रारूप तैयार करने में जुट जाता है। बजट से 2 दिन पहले इसे छपने के लिए भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय के सभी अफसर कर्मचारी दफ्तर में ही रहते हैं।
स्टाफ को परिवार से भी बातचीत करने की इजाजत नहीं रहती है। बजट से जुड़े लोग और प्रकाशन पर कड़ी नजर रखी जाती है। वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। दस्तावेजों की छपाई प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये रस्म होती है। वित्त मंत्री अधिकारियों कर्मचारियों को हलवा बांटते हैं। हलवे की रस्म के बाद से बजट पेश होने तक बाहरी संपर्क पर पाबंदी होती है। बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्रालय से अधिकारी बाहर निकलते हैं। देखिए, बजट मूलतः जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो मिलकर बजट तैयार करते हैं। उसके बाद जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट से उसकी अप्रूवल लेते हैं। अभी जो हमारा आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है वो बोलता है कि जो बजट को पेश करने की मूलतः जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट की है, परंतु आर्टिकल 77(3) जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें प्रेसिडेंट ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो बजट जो है हमारे सदन में पेश करेंगी। हालांकि बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री को बजट की पहली ड्राफ्ट कॉपी दी जाती है। बजट ड्राफ्ट पेपर नीले रंग का होता है। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल के सामने बजट रखा जाता है। मंजूरी के बाद सदन के दोनों सदनों में से पेश किया जाता है और इस बार ये मौका देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिला है, जिन्होंने नई परंपरा की शुरुआत करते हुए बजट को देश का आर्थिक बहीखाता बना दिया।